हेलो बच्चों। तो बच्चों, आप सभी के लिए मैथेजिस गुरु एक कोर्स लेके आया है बच्चों, और उस कोर्स का नाम है उड़ान। बच्चों, ये कौन सी उड़ान है बच्चों? 2020 और 21 में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे आपके, उन सभी एग्जामों में आप उड़ान भरोगे मैथेजिस गुरु के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, इस कोर्स में डेली के 3 लेक्चर आएंगे बच्चों। 2 लेक्चर्स मैथ के रहेंगे और 1 लेक्चर फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स का 1 लेक्चर क्यों बच्चों? तो थोड़ा अपने जो नेट होता है बच्चों, नेट आपको मालूम है डेली का जो नेट कितना आता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। वो तो ये लेक्चर बढ़ भी जाएंगे बच्चों, जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब लेक्चर्स को बढ़ाने हैं तो लेक्चर्स बढ़ भी जाएंगे। कम बिल्कुल नहीं होंगे, डेली के 3 लेक्चर्स आएंगे बच्चों। करंट जो फिजिक्स का रहा बच्चों, फिजिक्स अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो फिजिक्स में बच्चों मैं 12th की जो फिजिक्स है वहाँ से स्टार्ट करूँगा, और उसमें 2 यूनिट जो है वो मैं करा चुका हूँ बच्चों। उसको मैं वापस से नहीं कराऊंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हो, या उनको मैं एज ए होमवर्क या असाइनमेंट के रूप में आपसे मैं एक एक करवा लूंगा धीरे धीरे। ठीक है बच्चों। और 2 यूनिट कौन कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और एक दूसरी यूनिट है कैपेसिटर। ये दोनों यूनिट मैं बच्चों करा चुका हूँ। ठीक है। आज अपन बात करेंगे तीसरी यूनिट की फिजिक्स में, और वो जो तीसरी यूनिट है बच्चों वो कौन सी है? यूनिट नंबर 3। और बच्चों ये है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट ये आपकी यूनिट है। अब बच्चों, ये जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें अपन कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे? बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट है, इसमें मैंने 4 टॉपिक को बांटा है बच्चों। इस पूरे को मैंने 4 टॉपिक में बांटा है। कौन कौन से 4 टॉपिक? पहला जो अपन बात करेंगे बच्चों, पहले अपन बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। पहले अपन किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरी जो टॉपिक है उसमें अपन बात करेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आपको नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ, क्योंकि डेली के लेक्चर्स आएंगे बच्चों। तो आप ये नहीं करें कि लेक्चर्स तो है यूट्यूब पे, अपन कल देख लेंगे परसों। डेली आपको लेक्चर्स देखने हैं, और लेक्चर देखते समय बच्चों आप नोट्स बनाते चलना, तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तब ये जो उड़ान जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बना रहा हूँ बच्चों, ये मेरी सफलता वाकई में काम देगी, यदि आप इसको नोट्स भी बनाते चल रहे हो अच्छे से। ठीक है बच्चों, कहीं से भी कंपेयर कर लेना। नोट्स 1% भी बिल्कुल भी बच्चों 19-20 नहीं रहेंगे अपने नोट्स भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक जो अपन बात करेंगे वो बच्चों अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। तीसरा जो अपन बात करेंगे बच्चों, तीसरा टॉपिक वो बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बच्चों। और चौथा टॉपिक जो होगा वो होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या होगा बच्चों? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्किट। ठीक है बच्चों, सर्किट ले लेते हैं। 4 टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के 4 टॉपिक में अपन ने इसको बांटा है। पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा जो अपन बात करेंगे बच्चों वो सर्किट की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट की। और चौथा अपन बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ करंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्किट। ये जो 4 टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चारों टॉपिक से ऑलमोस्ट जितने भी अब 2020-21 में जो भी एग्जाम होंगे उनमें एटलीस्ट 2 से 2 ये क्वेश्चन तो आएंगे। एटलीस्ट आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तो होंगे बच्चों, और आपकी किस्मत रही तो 4 भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन तो होंगे, यानी 4 दूनी का 8 नंबर का ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे सीबीएसई के और आरबीएसई भी दे रहे हैं इस साल, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर। ठीक है बच्चों, मैं इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही बोलने की कोशिश करूंगा, ताकि सारे ही बच्चे ये देख सकते हैं अच्छे से।
तो बच्चों ये मेरा टॉपिक था और आज अपन लेंगे कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नोट्स भी आपको बनाने अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो पहले जो अपन टॉपिक लेंगे वो लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें फर्स्ट जो टॉपिक की बात करेंगे वो बात करेंगे अपन बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों क्या होता है, हिंदी में इसे बोलेंगे अपन विद्युत धारा। हिंदी में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको विद्युत धारा। हिंदी में बोलेंगे इसको विद्युत धारा। इसके बारे में अपन बच्चों पीएचडी करते हैं। पहले क्या होता है तो मेरे बच्चे पार्टी, इलेक्ट्रिक करंट जो है मेरे लालो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है बच्चों। एक आपके पास पदार्थ होता है, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। ये तीनों पदार्थों को किस आधार पे बांटा है, इनके कंडक्टिविटी के आधार पे अपन ने इनको बांटा है, ठीक है बच्चों। ये कौन से पदार्थ है, कैसे पदार्थ है, तो ये आप आराम से धीरे धीरे आप खुद भी पढ़ लोगे अपने आप से। तो तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक के आधार पे, चालक, कुचालक और अर्धचालक, जिसे अपन बोलते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कुचालक होता है, ठीक है बच्चों। अब उसमें अपन विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो विद्युत धारा किस में बात करेंगे बच्चों, अपन चालक में यानी कंडक्टर में। चालक जिसे अपन बोलते हैं क्या बच्चों, कंडक्टर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंडक्टर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होता है विद्युत धारा, तो बच्चों एक जो चालक होते हैं, इस चालक में क्या होते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे क्या होते हैं बच्चों, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर, ठीक है बच्चों। जैसे आपके पास कोई भी आपने कहानी, मतलब जब ये पृथ्वी होने या जो भी माउंटेन है, जहां से भी कुछ भी खनिज मिला हो या कोई धातु मिली हो अपन को, ठीक है बच्चों, मेटल, और उस समय यदि वो धातु है यानी चालक है, तो क्या होंगे बच्चों, उस समय उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे 0 केल्विन पे भी, ठीक है बच्चों। अब ये 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तो अब क्या होगा बच्चों, यदि मान लो मैं इसमें कुछ ऐसा सिस्टम करूं या ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करूं, मैं इस कंडक्टर जिसमें 0 केल्विन पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और उसमें ऐसा कुछ डिजाइन करूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने बच्चे, मूव करने लग जाए। ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाए बच्चों, मूव करने लग जाए। तो वो जो अरेंजमेंट होगा, जो अरेंजमेंट अपन ने किया जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, तो वहां से कुछ एक लॉजिक निकलेगा, और वो लॉजिक क्या निकलेगा तो वो अपन देखेंगे बच्चों, ठीक है। उससे पहले अपन ये बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है बच्चों, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मान लो कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो एक आवेश की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये कूलाम इतना आवेश होता है, आप जानते हो ये सब बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या बनेगी, तो पहले अपन परिभाषा ले सकते हैं। परिभाषा क्या होती है बच्चों, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ बच्चों, क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो तो चार्ज आ गए ना, चार्ज मतलब चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन के पास भी है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू any cross section, through any cross section of a conductor, the rate of flow of charge through any cross section of a conductor is called current। तो ये बच्चों ये तो हो गई इंग्लिश में डेफिनेशन, ठीक है। अब क्या बच्चे बोलेंगे सर इसकी मीनिंग क्या होगी, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो बच्चों हिंदी में क्या होता है, अब आप इसे सुन लेना, अब लिख लेना बच्चों। हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तुलना में, तो इसलिए बच्चों आप अच्छे से ले सकते हो। या क्या है बच्चे हिंदी मीडियम के तो वो ये भी समझ गए होंगे ये क्या है, वो ऑटोमेटिक समझ आते हैं। द रेट ऑफ, रेट मतलब समय के साथ, ठीक है बच्चों, रेट मतलब क्या होता है, समय के साथ, रेट का मतलब। तो क्या बोलेंगे, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ये पूरी एक एक्यूरेट डेफिनेशन होती है बच्चों, तभी आपको फील आएगी बच्चों। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, मान लो देखो मेरे पास एक सिलेंडर, अभी मैं इसको एनिमेशन से ही बता दूंगा, यहाँ पे एनिमेशन आएगा तब आप वहां से समझ सकते हो। फिर भी आप देखो बच्चों, मान लो मेरे पास ये क्या है,
मेरे पास ये चालक तार है। कैसा है ये? सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार। तो ये बेलनाकार मेरे पास एक चालक तार है। ठीक है बच्चों। अब ये जो चालक तार है इसका एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखो आपको दिख रहा होगा, ये चौक ऐसे, ये जो ए, इसे अपन बोलेंगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। इसे अपन क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन बोल लो या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल लो। अब इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना आवेश एकांक समय में, रेट का मतलब एकांक समय में, तो एकांक समय में कितना आवेश इससे प्रवाहित हो रहा है, इसमें से निकल रहा है। 8 घंटे में बच्चों अब आपको तो ये दिखेगा ना भाई, इस चौक में से यहां से आपको तो लास्ट वाला दिखेगा, तो इस वाले से कितना आवेश निकल रहा है एकांक समय में, एकांक समय में कितना आवेश इससे प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो कहलाएगा विद्युत धारा। समझ आया बच्चों? तो क्या डेफिनेशन बनेगी? किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी बच्चों? आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी। और बच्चों अब आप इसका अरेंजमेंट देखो, समझो इसको कैसे। तो बच्चों आपके सामने ये एनिमेशन आ रहा होगा बच्चों, और ये सिलेंड्रिकल क्या है बच्चों? आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, और इसको अपन ने जोड़ रखा है किससे? बैटरी से, और एक स्विच है बच्चों। अब बच्चों जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्विच को ऑन किया, तो बच्चों चालक तार में क्या है? चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त। चालक तार में इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं और कुछ नहीं होता, प्रोटॉन नहीं होता बच्चों, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। प्रोटॉन क्यों नहीं होता? प्रोटॉन की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों इसकी भी। ठीक है, तो ये जब अपन बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में तो वहां आएगी। अब देखो बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रॉन आए आपके सामने, अब जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव से खींचे आएंगे। अब ये क्यों खींचे आ रहे हैं वो भी मैं भी आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा बच्चों। तो ये यहाँ पे आ रहा है और नेगेटिव इनको रिपेल करेगा और ये ऐसे फ्लो होने लगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है बच्चों। यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में है तो फिर क्या होगी? धारा बोलेंगे। जो धारा क्या होगी? इसके अपोजिट फ्लो होगी। किसके अपोजिट होगी? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल अब ये एनिमेशन जाता है बच्चों। अब ओवरऑल अपन क्या निकालेंगे बच्चों? ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि जो धारा होती है वो धारा एक चालक तार में दौड़ता कौन है? तो चालक तार में दौड़ेगा केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए आपसे कोई पूछ सकता है कि किसी भी चालक तार या किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर क्या होता है? आवेश वाहक। क्योंकि आवेश क्या होता है? एक गुण होता है, तो वो गुण को कोई लेके जाएगा तो उसे अपन बोलेंगे वाहक। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे वाहक या कैरियर्स। ठीक है, अब बायो के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनको मालूम है वाहक क्या होते हैं, रोगी वाहक, मादा, या वो सब आप जानते हो बच्चों ये चीज है ना। तो अब आपके पास क्या होगा? चालक में जो आवेश वाहक होता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चलने के लिए दौड़ सकते हैं, प्रोटॉन सब बंद रहते हैं उसमें, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो वो आवेश को लेके जाएंगे। अब अपने क्या बात करी कि इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन जो धारा होगी वो धारा क्या हो जाएगी? इसके विपरीत दिशा में फ्लो होगी। तो चालक तार में धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या होती है? धारा की दिशा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे ही क्यों जा रहे थे उसका अपन क्या बताते हैं? मैकेनिज्म आपको समझाते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे अपन इसको करते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब अपन तो देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म क्या है? तो यहाँ देखो बच्चों, ये आपके पास क्या था? एक सिलेंडर। मैंने थोड़ा जूम करके दे दिया बच्चों इसको, है ना। तो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल चालक तार है बेलनाकार, और इसको बच्चों अपन ने किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। और यहाँ स्विच था अपने पास। अब अपन बच्चों क्या है कि ये जो बैटरी वी है बच्चों, अपन एक टर्मिनोलॉजी जानते हैं, इसे अपन मैंने आपको सिखा दिया ये चीज में। इसे अपन बोलते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे विद्युत विभव। ठीक है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज वगैरह ये आपने पढ़े होंगे, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्या बच्चे बोलेंगे गुरुजी इसको तो टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं वी को, और इसको बोलते हैं ईएमएफ भी अपन बोलते हैं। तो बच्चों ईएमएफ और विद्युत विभव कब बोलते हैं? तो ये कहानी भी अपन सीखेंगे आगे चल के, और यह मैं आपको सिखा भी चुका हूँ। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर ये आप देखोगे। तो बच्चों इसका मैकेनिज्म ध्यान से सुनना। विद्युत विभव होता क्या है बच्चों? जो विद्युत विभव होता है बच्चों, ये क्या होगा कि एकांक आवेश में, ठीक है, W/Q होता है। W/Q को कैसे डेफिनेशन देंगे? W क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा,
और Q क्या होती है, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश पे कितना ऊर्जा संचित है, एक एकांक आवेश में, एकांक आवेश के पास कितनी ऊर्जा है, तो वो कहलाएगी विद्युत विभव। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जानने के लिए। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। तो W बराबर क्या जाएगा बच्चों, QV। W बराबर क्या जाएगा, QV। और ये तो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन कब देते हैं, जब अपन किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे विद्युत विभव कंसिडर कर चुके हैं। ये भी याद रखना बच्चों, यानी जब मैं किसी, देखो विद्युत विभव जो होती है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की होती है, वो पर्टिकुलर पॉइंट की विद्युत विभव अपन कब परिभाषित करते हैं, विद्युत विभव को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इसको याद रखना। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज अपन कब डिफाइन कर पाते हैं, जब मैं दूसरे पॉइंट पे वोल्टेज को जीरो कंसिडर करता हूं। तभी तो बच्चों अपन बोलते हैं अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर उस आवेश की विद्युत विभव कहलाती है। तो ये अपन पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो वही बात है। तो विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्या यदि इस पॉइंट पे विद्युत विभव है, इसका मतलब दूसरे पॉइंट पे क्या मान रखा है अपन ने, जीरो मान रखा है, जीरो माना है ना, ठीक है बच्चों। तो देखो ये बैटरी है मान लो 12 वोल्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट कब बोल दिया मैंने, जब मैंने इस पॉइंट पे, तो मैंने मान लिया इसका 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्ट हो जाएगा बच्चों, 12 वोल्ट। तो ये होता है विभवांतर। ये क्या होता है बच्चों, विभवांतर। दो पॉइंट के बीच का जो होता है उसे अपन ये बोलते हैं विभवांतर, और घटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो ये जो 20 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा और यहाँ पे कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। समझ आया बच्चों। अब ये क्या होते हैं, ये कनेक्टिंग वायर होते हैं। सिंपल लैब में मैं आपको दिखा दूंगा कनेक्टिंग वायर कैसे होते हैं बच्चों। तो कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल विभवांतर कितना होता है, विभवांतर 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। कनेक्टिंग वायर का खुद का विभवांतर कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 0 होता है। तो इस पॉइंट पे V वोल्टेज है, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा, V। तभी तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0, ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो ये तो क्या हो गया अपने पास, ये तो हो गया विभवांतर, मतलब विभव। इस पॉइंट का विभव V हो गया और इस पॉइंट का विभव 0 हो गया। तो यहाँ पे ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा मुझे निकालनी है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा W बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ से W बराबर QV होगा। अब Q क्या होता है, आवेश, लेकिन यहाँ पे आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो ऊर्जा होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इस पॉइंट पे, वो होगी W बराबर माइनस के EV। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस EV। और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो W बराबर कितनी जाएगी, 0 जूल। तो यहाँ पे तो 0 जूल हो जाएगी, ठीक है भाई। वोल्टेज V से गुणा करेंगे ना तो 0, और यहाँ पे माइनस EV। तो बच्चों अब ये माइनस में एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है, 0 है। तो 0 ये कैसे हो गई, हायर एनर्जी। ये कैसी एनर्जी होगी मेरे प्यारे बच्चों, हायर एनर्जी। और ये मेरे लालो, ये कैसी हो गई, लोअर एनर्जी। तो बच्चों जो भी आवेश वाहक होते हैं, जो भी आवेश वाहक होते हैं, वो कहां से फ्लो करेंगे, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। यानी इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, ये एनर्जी हायर है। अब क्या बच्चे बोल रहे हैं, 0 है गुरुजी। देखो इसको मैं E+ से समझाता, आपको पॉजिट्रॉन लेके समझाता तो आपको बेटर समझ में आता है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ये तो आप इससे समझो, ठीक है। कई टीचर E+ मान के सॉल्व कर समझाते हैं, अच्छी बात है, बच्चों के अच्छे समझाते हैं। लेकिन अब आप यहाँ से समझो, अब आप 0 बोलो, आप ये समझो यहाँ पे हायर एनर्जी है, यहाँ पे लोअर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऐसे तुरंत एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा बच्चों। ये एनर्जी दी किसने, बैटरी ने दी। किसने दी इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी, बैटरी ने दी। हायर एनर्जी है तो फिर वो क्या करेगा, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास आई, किसी आवेश वाहक के पास आई, इलेक्ट्रॉन मत बोलो, चलो आप भूल जाओ, आवेश वाहक के पास यदि एनर्जी आई हायर एनर्जी, तो फिर वो किधर मूव करेगा, लोअर एनर्जी तरफ। लोअर एनर्जी ऐसे गया, इधर गया, इधर जाते जाते उसके पास एनर्जी कितनी हो गई, बहुत लो हो गई। यहाँ पे हाई थी, यहाँ कितनी हो गई, लो हो गई। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से भागता हुआ यहाँ आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और यहाँ की उसकी एनर्जी क्या हो गई, खाली हो गई इसके पास। लेकिन एनर्जी खाली हो गई, लेकिन बच्चों भागने के कारण उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी।
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला तो एनर्जी इसके पास लोअर हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो भागा ना इससे। तो पोटेंशियल, यही बात हो जो स्प्रिंग से यहाँ अपन कोई स्प्रिंग को यहाँ पे खींच दो, ऐसे स्प्रिंग को दबा दो, कंप्रेस कर दो, तो उसके पास एनर्जी यहाँ पे हाई है। अब उसको छोड़ो तो स्प्रिंग यूँ आएगी तो यहाँ के लोअर हो जाएगी, लेकिन उसके पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर आ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ आते ही फिर क्या है, यहाँ वापिस एनर्जी हाई हो गई, तो एनर्जी हाई होकर फिर ये इधर। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। आर गेट माय पॉइंट बच्चों, ये बेसिक चीजें आपको आती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि बच्चों मैं अब आगे से जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जितने भी हाई लेवल के, तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि मैंने आपको ये पहले से बता दिया है, इसलिए मैं आपको ये बेसिक चीजें बता रहा हूँ। तो ये मैकेनिज्म समझ में आया बच्चों आपका कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बैटरी ने यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी दी और यहाँ पे बैटरी ने लो एनर्जी दी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ हाई एनर्जी लेके और इधर आ रहा है, तो और एनर्जी क्या हो गई, लो हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिसकी वजह से ये वापस से कूद के यहाँ जाएगा। यदि ये तार में से, इलेक्ट्रॉन हमेशा तार में ही चलता है, ठीक है, चालक तार में ही चलता है। अब यदि यहाँ से आप चल दोगे तो हवा आ जाएगी और हवा इस इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, तो इसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ये बात समझ लेना बच्चों आप, ठीक है। तो यहाँ से निकल क्यों पा रहा है, कि चालक तार की वजह से, तार है इस वजह से निकल पा रहा है। आर्गेट में बच्चों, तो यहाँ से निकल के फिर वापिस से बैटरी ने क्या कर दिया, उसको हाई एनर्जी दे दी, फिर वो मूव कर रहा है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव कर रहा है, तो डेट्स वाई करंट क्या होगी, करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज दिशा में होगी, ठीक है बच्चों। तो धारा जो होती है चालक तार में, वो आवेश वाहक के विपरीत दिशा में फ्लो करती है, और चालक तार में आवेश वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। अर्धचालक जो होता है सेमीकंडक्टर, उसमें आवेश वाहक कौन होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन, दो होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, तो करंट इलेक्ट्रिक समझ में आई। अब बात करेंगे इसकी थोड़ी सी मैथमेटिकल एनालिसिस। तो बच्चों करंट की बात करेंगे, तो करंट को आई से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट थे फ्रेंच के, उनके आधार पे ये नाम पड़ा, ठीक है बच्चों। तो आई से डिनोट करेंगे, एम्पियर इसका मात्रक होता है बच्चों। और ये जो राशि होती है बच्चों, ये राशि अदिश राशि होती है। अब यहाँ पे तूफान मचता है, बोर्ड तो बोलती है अदिश राशि, और जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक्स है बच्चों, वो इसे बोलती है टेंसर क्वांटिटी, यानी प्रदिश राशि। प्रदिश राशि क्या होती है, टेंसर, जिसे अपन बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ये अलग क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में एक लिटिल बिट डिफरेंस है बच्चों। क्या कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण, दिशा, लेकिन वो राशि सदिशों के नियम का पालन नहीं करती हो, उसे अपन बोलते हैं प्रदिश राशि। ये बात समझ लेना बच्चों। और सदिश राशि क्या होती है, वैसी वो भौतिक राशि है जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण, दिशा तथा वो सदिशों के नियम का पालन करे, तो उसे बोलते हैं सदिश राशि, ठीक है बच्चों। तो करंट में दिशा होती है, परिमाण होता है, लेकिन वो सदिशों के नियम का पालन नहीं करती है, तो इसलिए उसको अपन प्रदिश बोलना चाहिए था, लेकिन प्रदिश है ही नहीं, एनसीईआरटी ने कभी प्रदिश बोला ही नहीं है, तो वो अदिश और सदिश बोलती है, तो सदिश है ही नहीं, तो फिर उसे अपन ये बोलेंगे बाय डिफॉल्ट अदिश बोलेंगे। लेकिन ऑप्शन में मान लो प्रदिश आ जाए, ऑप्शन में मान लो, पहले एक बात तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मान लो ऑप्शन में प्रदिश हो, तो आपको प्रदिश को ही क्या करना है, और प्रदेश पे ही लगाना है चिन्ह, ठीक है बच्चों। और प्रदेश नहीं हो तो फिर उसके बाद अदिश पे ही आपको टिक लगा के आना है, ये आपको सोचना है। तो बच्चों अब देखो, अब मान लो अदिश और प्रदेश हो गया, तो फिर उसमें से आप किसको प्रेफर करोगे, तो बच्चों वो फिर एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो चाह क्या रहा है, ठीक है। अदिश प्रदेश के बाद फिर ऑप्शन ये भी होगा कि दोनों, ठीक है। और यदि दोनों नहीं है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, अदिश ही लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अपन इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, एनसीईआरटी ने इसको इसके अलावा मान रखा है, इसलिए, ठीक है बच्चों। और यदि आप प्रदेश लगाए तो फिर मान लो वो क्वेश्चन का आंसर हो सकता है वो राइट मान ले, हो सकता है वो गलत मान ले, उसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते थे। तो आई से डिनोट करेंगे, एम्पियर इसका मतलब होता है अदिश राशि होती है, प्रदेश के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि ये राशि होती है। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, आई बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। देखो बच्चों आवेशों के प्रवाह की दर है, तो छोटे से समय में मान लो छोटा सा आवेश प्रवाह हुआ है, तो इसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को क्या बोलेंगे, आवेशों के प्रवाह की दर।
तो आई बराबर यही होता है आवेशों के प्रवाह की दर, ठीक है बच्चों, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अपन को इस फॉर्मूले से मतलब नहीं है बच्चों, अपन को मतलब क्या है कि मान लो ये फॉर्मूला कब होगा, जब आवेश कांस्टेंट हो समय के साथ, हर एक डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश जा रहा हो, ये मान लो हर एक 2 सेकंड में 4 आवेश जा रहा हो, हर एक 2 सेकंड में 4 आवेश जा रहा हो, हर एक 2 सेकंड में कितना आवेश जा रहा हो, 4 आवेश जा रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे औसत धारा। क्या बोलेंगे इसको, औसत धारा। लेकिन बच्चों अपन को बात करनी है किसकी, तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा बोल लो या इसे अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट जो होती है आई, उसे अपन क्या बोलेंगे, dq बाई dt। अब ये dq बाई dt क्या है बच्चों, कि मान लो आपके पास जो आवेश है वो कांस्टेंट फ्लो नहीं हो रहे हो हर एक समय में, मतलब एकांश, जैसे मान लो 2 सेकंड में 10 आवेश गए, फिर अगले 2 सेकंड में 20 आवेश गए, तो अब ये कांस्टेंट नहीं है ना। तो इस वाले केस में अपन को क्या निकालना पड़ता है, हमेशा तात्क्षणिक का आह्वान करना पड़ता है, इंस्टेंटेनियस चार्ज को बुलाना ही पड़ता है, इंस्टेंटेनियस करंट को बुलाना पड़ता है। तो आई बराबर dq बाई dt, तो वहां पे ये लिखा होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये समझ में आ गई। अच्छा मान लो बच्चों आपको ऐसे बोल रहा हो कि जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, माने इस कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन है, और ये जो n इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट बोलते हैं इसको, इससे कितने समय में निकल रहे हैं, dt समय में मान लो। तो dt समय में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं dt समय में। तो आवेश कितना हो जाएगा, तो बच्चों dq बराबर कितना जाएगा, ne dq बराबर कितना जाएगा, ne। तो यहां से I बराबर कितना जाएगा, ne अपॉन dt। dt बोल लो या डेल्टा टी बोल लो, डेल्टा टी, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आवेश निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को धारा बनानी है, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों। तो ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक का कॉन्सेप्ट था, तो अपने सीखा। अब अपन बात करते हैं हाई लेवल की, ठीक है। तो जेई में किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, नीट में या किस प्रकार केवीपीवाई में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक मैकेनिज्म था, आई थिंक आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों देखो अब एक कॉन्सेप्ट आएगा धारा घनत्व, जिसे अपन बोलेंगे करंट डेंसिटी, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाना आप, धारा घनत्व करंट डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखना अभी। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं किसके, हम धारा घनत्व, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बच्चों, यदि मैं आपसे बेसिक सी बातें करूं तो धारा घनत्व क्या होता है बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन से लेना नहीं, फील वाली बात है। धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट क्यों यूज में लिया है बच्चों, यदि मुझे मालूम करना हो कि जो मैंने चालक तार लिया अभी जो एनिमेशन में, या जो मैंने बनाया सिलेंड्रिकल चालक तार, इस चालक तार के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ है, कितना विद्युत क्षेत्र इसके अंदर स्थापित हुआ है, यदि मुझे उसकी एनालिसिस करनी है तो मैं एक पैरामीटर यूज में लेता हूँ, वो पैरामीटर होता है धारा घनत्व। लेकिन ये तो देखो चाहिए बेसिक फील वाली बात हो गई। लेकिन अब आप ये बोलोगे सर डेफिनेशन तो इसकी अलग होती है, और बोर्ड में भी अपन को वो लिखनी है, और थोड़ा से क्वेश्चंस में समझने हैं तो वही सब चीजें करनी है, बिल्कुल करनी है। लेकिन इसका जो शाब्दिक जो अर्थ होता है, मीनिंग जो होता है इसका समझने वाला, वो यही होता है कि एक बैटरी जो कनेक्ट हुई है एक सिस्टम में, वो बैटरी उस चालक तार में या उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर रही है, उसकी जो एनालिसिस करना होता है वो किससे करना होता है, धारा घनत्व से करना होता है, ठीक है। तो ये वही समझने वाली बात। अब समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट को अपन पढ़ेंगे कैसे बच्चों। सबसे पहली चीज तो धारा घनत्व जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जे वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको किससे डिनोट करेंगे, जे वेक्टर से। परिभाषा जो होती है वो क्या होती है, करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। जो करंट यानी क्या होती है,
एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। किसी भी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा उस परिपथ की धारा या उस तार का क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। ये डेफिनेशन है, हिंदी में आप लिख लेना इसको अच्छे से बच्चों। अब इसको अपन बोलेंगे कैसे? देखो तो मैथमेटिकली टूल क्या हो गया? डेफिनेशन। तो J बराबर I/A, ये मैथमेटिकली इसका टूल हो गया। ठीक है बच्चों, यानी जो भी अपने पास एकांक लगा होगा पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका मतलब जब भी कोई भौतिक राशि एकांक शब्द लगा के जुड़ी गई है तो वो भौतिक राशि हमेशा वो हर में आएगी, यानी डिनोमिनेटर में आती है। तो एरिया और करंट फ्लो हो रही है वहां से, तो एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहां से यदि मुझे जे का क्या लिखना है? मात्रक लिखना है। किसका लिखना है? जे का मात्रक लिखना है। तो बोलो बच्चों फॉर्मूले से मात्रक क्या बन जाएगा इसका? आई यानी एम्पियर और ए मतलब मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी? इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अब देखो बच्चों, जे तो अपन ये तो हो गया ऐसे परिभाषा से, यानी परिमाण मैग्नीट्यूड वाइज। बच्चों मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? I/A। अब यहाँ पे वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुझे वेक्टर भी दिखाना पड़ेगा ना, दिशा। तो दिशा के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? मुझे किसकी दिशा में लेनी है? तो सदिश राशि, तो दिशा किसकी होगी? ये धारा की दिशा में। किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। अब बच्चों धारा की दिशा तो अपन जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे दिखाए धारा की दिशा? तो चलो अपन देखते हैं। जो जैसे बच्चों ये कंडक्टर है मेरे पास, सिंपल सा चित्र बना लेता हूं मैं। ये मेरे पास कंडक्टर है, बैटरी मैंने इस पे ऐसे लगाई, प्लस माइनस V। तो अब मुझे मालूम चल गया इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो करेगा, तो धारा जो होगी इसमें ऐसे जाएगी, ऐसे। तो धारा ऐसे जा रही है I एम्पियर। ठीक है बच्चों, धारा ऐसे जा रही है। अब मुझे इसका किसी भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैंने ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल काट के और यहाँ लिख लिया, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। जब मैंने इसको लाके और ऐसे आपको साइड व्यू दिखाया, तो आपको अब ये जो साइड व्यू फ्रंट व्यू दिखने लग गया, तो ऐसे सर्किल दिखेगा। और इसमें से जो धारा आ रही है, वो धारा कैसे आ रही है बच्चों? ऐसे डॉट दे देता हूँ। डॉट का मतलब आपकी तरफ आ रही है, धारा ऐसे आ रही है इसमें से। ठीक है बच्चों। तो अब ये धारा आ रही है ऐसे, ये अपन को मालूम है, लेकिन मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊँ वो धारा ऐसे आ रही है? तो बच्चों मुझे कैसे दिखाना पड़ेगा वो धारा ऐसे आ रही है? तो अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो मैंने लिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन जो मैंने लिया इसका, वो क्रॉस सेक्शन की दिशा कहाँ होगी? तो क्षेत्रफल तो सदिश राशि होता है, तो क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी? तो बच्चों इस क्षेत्रफल की दिशा, एक तो क्षेत्रफल दिशा कहाँ होती है? जिस तल में वो क्षेत्रफल है उसके लंबवत, या तो बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। तो यानी इसकी दिशा या तो बाहर होगी या अंदर होगी। तो मुझे किधर लेना है? मुझे इसकी धारा की दिशा में लेना है। तो धारा किधर है? आपकी ओर, बाहर की ओर। तो धारा भी किधर जाएगी? बाहर की ओर। तो अब मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? ए कैप, इस वाले को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए कैप होगा, वो ए कैप की जो दिशा है वही किसको दिखा रही है? आई की दिशा को। तो मैं इस प्रकार यहाँ पे इसको डिनोट कर दूंगा। ठीक है बच्चों। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी ऐसे वाले केस में। मान लो कौन से वाले केस में? जब मैंने इसको काटा तो इस पे अब ऐसे तिरछा आ रहा है, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ऐसा आ रहा है से, और धारा इसमें ऐसे जा रही है। धारा तो ऐसे जा रही है, लेकिन इसका जो ये वाला जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हल्का सा क्या हो रहा है? थीटा एंगल पे झुका हुआ है। ये झुका हुआ है एंगल थीटा पे। ठीक है बच्चों। यानी पहले जो आपके पास, ऐसे समझो आप कि मान लो आपके पास क्या था? पहले ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ऐसे था। ठीक है, तो बिल्कुल इसका क्षेत्रफल धारा की दिशा में आ गया। लेकिन अब मान लो ये वाला तल तो ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ बाउंड तार की शेप थी, तो जब अपन ने काटा उसका तो क्रॉस सेक्शन ऐसे आया तिरछा, और धारा ऐसे जा रही है। धारा तो ऐसे जा रही है, लेकिन अब उसका जो एरिया है वो तो ऐसे हो गया। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो थीटा एंगल से झुका हुआ होगा। तो अब मुझे इसमें जब जे निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? तो उसके लिए बच्चों मैं क्या करूंगा कि ये जो एरिया वेक्टर जो आया मेरे पास एक्चुअल, इसका मैं कंपोनेंट ले लूंगा। क्या ले लूंगा मैं? घटक ले लूंगा। तो थीटा ये एंगल बना, तो इधर क्या जाएगा? ए कोस थीटा। तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना है। एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना है? नॉर्मल वाला, अभिलंब वाला। तो अब जे वेक्टर बराबर कितना जाएगा? आई अपॉन ए कोस थीटा। क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा। ये नॉर्मल हो गया ना बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ये जो एरिया वेक्टर ऐसे तिरछा था ना, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आया।
ए कैप तो ऐसे आएगा एरिया वेक्टर। अब मुझे उसको लेना किस दिशा में, इस दिशा में। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, इसके कंपोनेंट करूंगा। तो एक कंपोनेंट तो ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। तो अब इस पे एंगल थीटा यहाँ होगा, तो ये कितना रहेगा ए कोस थीटा। तो अब मुझे कौन सा लेना है, ए कोस थीटा वाला। समझ आया बच्चों। तो यहाँ पे ए कोस थीटा लगेगा, ए साइन थीटा वाला नहीं लेना है। तो ये बात समझ में आई बच्चों। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, तो आई बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा जे ए कोस थीटा। ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड परिमाण में। और इसको वेक्टर में लिखना है तो आई बराबर क्या लिखोगे, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये बात समझ में आई बच्चों, आपको कोई दिक्कत है क्या। अब मेरी बात बच्चों, आज का लेक्चर अपन कम ही बनाएंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जो धारा घनत्व है, इस धारा घनत्व के ऊपर जेईई में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चनों को कैसे हल करने हैं, समाकलन की नॉलेज आपको आनी चाहिए। तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो कल अपन उसके बारे में बात करेंगे। जब तक जो बच्चे वंचित रह चुके हैं या जो आप बच्चे जुड़ गए और बच्चे नहीं जुड़ रहे, तो आप उनको कहो कि एक उड़ान नाम का कोर्स आया है और मैथेजिस गुरु के द्वारा, और वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ना होगा। लेकिन बस शर्त ये है कि जिस दिन लेक्चर है उसी दिन आपको पढ़ना है, नोट्स बना के चलना है, ठीक है। क्वालिटी उनकी जो होगी बढ़िया होगी और साइज जो होगा वीडियो का कम होगा। तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, मुश्किल से 100 MB से ज़्यादा वो खर्च नहीं होगा। तो कई बच्चे के मन में डाउट हो तो सर 1.5 GB आता है हमारा, तो खर्च हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, 100 MB ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, 100 MB से ज़्यादा ये जाएगा नहीं। 300 MB पर्याप्त है तीनों लेक्चर्स के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बेसिक सी बातें की थी आज, ज़्यादा हाई लेवल की मैंने बात की नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट बात करी थी। क्वेश्चंस धारा घनत्व के ऊपर कैसे बनते हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव ए गुड डे।